सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, हफीज़ शेख साहब की तब्दीली के बाद जो वुज़रा हैं वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो दे रहे हैं आके। कोई महंगाई का ज़िम्मेदार कह रहा है, शिबली फराज साहब को आज मैं टीवी चैनल पर एक सुन रही थी, वो कह रहे थे कि सियासी शख्स अगर हो तो वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखता है, जो टेक्नोक्रेट होता है वो मुख्तलिफ एंगल से देखता है। तो बात ये है, ये तो शुरू से ही सबको पता है कि हफीज़ शेख कोई सियासी शख्स तो है नहीं। अगर आपको पता था तो फिर आप इनको लेके क्यों आए, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपने महंगाई की जिम्मेदारी उन पर डालकर ही उनको ओहदे से हटाया है तो बात यह है कि महंगाई को कंट्रोल करना तो स्टेट बैंक का काम है। वहाँ आप लोग तब्दीली कोई कर नहीं रहे, वहाँ आप वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए तब्दीली लेके आ रहे हैं जो आप मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार करने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत का जो ये उज़र पेश कर रही है महंगाई, ये बिल्कुल ठीक है, और बार बार इतनी अहम वजारत में तब्दीली, क्या ये इनडायरेक्टली एतराफ़ नहीं है अपनी नाकामी का? देखिए, ये जहाँ तक हफीज शेख साहब की तब्दीली का ताल्लुक है, आई थिंक 3 मार्च को एक अपसेट हुआ और यूसुफ ज़ा गिलानी साहब जीत गए, हफीज शेख साहब हार गए, और उस वक्त से लेके अब तक गवर्नमेंट जो है उसके आफ्टर शॉक से गुजर रही है। और इसी दौरान हफीज शेख साहब को खास तौर पर लाया गया था और असद उमर साहब को तब्दील इसलिए किया गया था कि IMF के साथ मामला तय करने थे, और असद उमर साहब की पॉलिसी जो है वो स्ट्रिक्ट थी, वो नहीं कंप्रोमाइज कर रहे थे या फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहे थे। तो तब हफीज शेख साहब को याद किया गया और हफीज शेख साहब को लाया गया स्पेशली, और IMF के साथ मामला तय हुए, वहाँ से पैकेज लेना था वो ले लिया गया। और इसी दौरान ये भी हुआ कि वफाकी काबीना में भी ये काफ़ी क्या कहना चाहिए रद्द-ए-अमल मौजूद था कि इस वक्त गवर्नमेंट को सामना है एक ही मसले का, और वो है महंगाई पे काबू हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और जब इसको डिफेंड करने का मौका आता था अपनी माशी पॉलिसियों को, तो हफीज शेख साहब अवेलेबल नहीं होते थे। ये चीज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक भी पहुंचती थी, और गुजरा भी यही कहते थे कि भाई हम किस खाते में, वजीर इत्तलात हों या फवाद चौधरी हों, शेख रशीद साहब हों, असद उमर हों, कि हम किस खाते में इनके जो फैसले हैं उनका दिफा करें। और उसमें जो हफीज शेख साहब हैं और इवन रजा बाकर साहब भी, जिनका आपने नाम लिया, रजा बाकर साहब भी ये सारे का सारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम को, और उसमें किसी तरह की कोई ऊंच नीच नहीं होने दे रहे। वो जहां जो उधर से विश लिस्ट आती है उसके मुताबिक अमल दरामद कर रहे हैं। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है टेक्नोक्रेट की, और एक डायरेक्ट मुंतखब जो अवाम में से आया होता है, उसने देखना होता है कि अवाम कितनी सख्त बर्दाश्त कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती। कल को हमने अवाम में जाना है वोट लेने के लिए, तो भाई आप ये जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली जो है थोपने जा रहे हैं, आपने नैपरा एक्ट में तब्दीली, फिर स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम तब्दीली, ये ज़ाहिर है हफीज शेख साहब ने करवाई ना, क्या वो धोखे में करवा ली, उनको मिसकम्युनिकेट किया, सही बता नहीं सके, अब हुकूमत को एहसास हो रहा है कि हमसे गलती हो गई है? क्या ये भी वजूहात है कि हुकूमत समझ ही नहीं पाई कि हफीज शेख साहब उनसे करवाते क्या रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो कुछ करवाते रहे, ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं था। गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, IMF का प्रोग्राम चाहिए था, आलमी मालियाती इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए थे, वो अचीव हो गया मकसद। 2.5 साल गुजर गए, तमाम किस्तें वसूल हो गई, और अब वो लेके आएंगे अपना फेस लेके आए और अवामी फेस लेके आए हैं। और मेरा ख्याल है कि 2.5 साल क्या ये अवामी फेस ये हुकूमत चलाएगी या ये भी IMF ही चलाएगा? अब मेरा ख्याल है कि IMF का नहीं, क्योंकि IMF से जो कुछ लेना था ले लिया, और आई थिंक वो जो स्टेट बैंक वाला ऑर्डिनेंस है या जो पार्लियामेंट उसको शायद ना मंजूर करे, उस पे भी पार्लियामेंट में जाके वो चीज़ फंस जाएगी और वो भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि जितनी वो भी IMF का ही मसला था, आलमी मालियाती इदारों का ही मसला था कि हम जो कर्जे दे रहे हैं वो हमें सबसे पहले हमें हमारे पैसे वापस मिलने चाहिए।
और जितना भी आपके पास आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसका सारा हिसाब किताब होना चाहिए। उसमें एक वजह सीपैक के मामला भी थे। तो आई थिंक पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इस हद तक किसी को भी आज़ादी नहीं दे सकता कि वो इस बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके। साबिर शाकिर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि IMF ने जो करना था, जो करवाना था थ्रू हफीज शेख साहब, वो करवा लिया। क्या हमाद अजहर साहब ये बोझ उठा सकते हैं? आज अगर हमें बताया जा रहा है कि महंगाई की वजह से आपने हफीज शेख साहब को हटाया है, तो महंगाई फिर ये हमाद अजहर साहब कम कैसे करेंगे? फिर तो इन्हें भी 6 महीने बाद जाना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल नारा तो हो सकता है कि हमने हफीज शेख साहब को इसलिए हटाया कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये बात फैक्ट है कि हफीज शेख साहब मीडिया को भी दस्तयाब नहीं होते थे। टीवी पे जाके, अखबारात के सामने जाके, वो मीडिया के सामने जाके अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाते थे, और काबीना के बाकी अरकान जो हैं वो तंग आ चुके थे। तो IMF से मैंने कहा कि जो प्रोग्राम लेना था वो ले चुके, अब IMF से शायद कोई किस्त अगली नहीं आनी, अब सिर्फ अपने पैसे वापस करने हैं। तो उसमें अब हफीज शेख साहब वापस जाएंगे, अगर दोबारा कभी उनकी जरूरत पड़ी तो दोबारा उनको बुला लेंगे। और कौन कौन सी वजारतें तब्दील होने जा रही हैं? होनी तो हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि मामला फिर फंस गए हैं। अच्छा। और फंस इसलिए गए हैं कि या तो अक्रॉस द बोर्ड आप तब्दीलियां करें, और अगर आपने अपने लोगों को बचाना है, कुछ लोगों को फारिग करना है और पिक एंड चूज करना है, तो वो नहीं है। एक ही असूल होगा कि या तो आप नॉन इलेक्टेड को सबको फारिग कर दें और पार्लियामान से लेके आए लोगों को, और वहां पे नुमाइंदगी दें, अपने इलेक्टोरल कॉलेज को मजबूत करें, सेनेटर आए हैं, MNAs हैं, उनको मजबूत करें, या फिर इसी तरह आधा जीतता आधा बजट चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का शाकिर साहब मेरे साथ। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने सालाना 500 अरब रुपए से ज़ायद खसारे से 2-4 जो सरकारी कंपनियां हैं इनका फ्रांजिक ऑडिट करने का एक सिलसिला बिलाखिर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने सरकारी इदारों और कंपनीज़ में इस्लाहात लाने के लिए 2.5 साल फ्रांजिक ऑडिट की हिदायत की थी, 2.5 साल पहले, लेकिन मुबैना तौर पर अफसरशाही की जानिब से फ्रांजिक ऑडिट की राह में रुकावटें खड़ी की गई। वज़ीर आज़म ने सरजनिश की तो अब मुल्क की तारीख में पहली बार खसारे से 2-4 जो सरकारी इदारे हैं इनका फ्रांजिक ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। और पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवे, PIA, सुई सदरन, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी का गुज़श्ता 10 सालों का फ्रांजिक ऑडिट करने का फैसला किया गया। इन कंपनियों का फ्रांजिक ऑडिट 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। फिर दूसरे मरहले में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, केस्को, हेस्को, लेस्को और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का फ्रांजिक ऑडिट किया जाएगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2.5 साल पहले कहा गया था कि इन इदारों का आपने फ्रांजिक ऑडिट करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कौन लोग थे जो रुकावट बने, जिन्होंने 2.5 सालों में ये फ्रांजिक ऑडिट नहीं होने दिया, जो इदारे खसारे में चल रहे थे? कौन जिम्मेदार है इसका? शाजिया, देखिए, गुज़श्ता 15 सालों से इस बात का तमाम हुकूमतों को एहसास भी था और अल ऐलान इस बात की अनाउंसमेंट भी की गई कि हमारी सरकारी इदारे और कंपनियां सालाना 400 से 500 अरब रुपये का खसारा बुक करती हैं, जो कि कौमी ख़जाने पर, टैक्स पेयर पर बोझ पड़ता है, उनकी रकम पर ज़्यादा होता है। तो हमने इसको ख़त्म करना है। आलमी इदारों ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन ये सारे मामला बयानात की हद तक रहे, कोई कंक्रीट स्टेप्स इस मामले में ना लिए गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2.5 साल कबल इन इदारों की निशानदही की और उन्होंने हदायत की थी वजारत ख़जाना को कि इन इदारों के अंदर वो जो खराबियाँ हैं जिनकी वजह से सालाना कौम का 400-500 अरब रुपये डूब जाता है, बाकी इनके मुकाबले में इसी सेक्टर में काम करने वाली दीगर कंपनियां अरबों रुपये मुनाफा कमाती हैं, लेकिन हमारी सरकारी कंपनियां और इदारे नुकसान से दो चार हैं। तो हमने इस सिलसिले को रोकना है।